Very good morning, student. Last two period, I explained types of data, primary data, secondary data, difference between primary and secondary data, then method of collecting primary data, जिसमें मेलिंग मेथड्स होता है, क्वेश्चनायर होता है, लोकल सोर्सेज, इन्वेस्टिगेटर, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आपने इंफॉर्मेशन पढ़ लिया। और दूसरे पार्ट में हमने सेकेंडरी डाटा के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन पढ़ी है, कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है इसके बारे में सारी जानकारी आपने लर्न की है। आज हम आगे वाला पार्ट देखते हैं इसका। सबसे पहले सैम्पलिंग। लास्ट पीरियड में हमने सैम्पलिंग भी देखा था, यूनिवर्स भी देखा था। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है बता सकते हो? यूनिवर्स का मतलब क्या है? टोटल नंबर। यूनिवर्स का नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ द क्लास। अब मान लो कि क्लास 11, आपकी क्लास में 40 बच्चे, 40 बच्चे, 40 स्टूडेंट इन योर क्लास। तो 40 टोटल 40 स्टूडेंट हुए, तो टोटल 40 क्या हुआ? यूनिवर्स। और उस 40 बच्चों में से मैंने हर लाइन, मतलब अपने क्लास में 4 लाइन बनी है, और वो 4 लाइन, हर लाइन पे 10 स्टूडेंट हैं, 10 10 10 10 ऐसी 4 लाइन बनी है। तो मैंने 10 स्टूडेंट के अलावा हर लाइन से 4 स्टूडेंट लिए, तो बने कितने? 16 स्टूडेंट बने। तो वो 16 स्टूडेंट मेरे लिए क्या है? सैंपल। और होल क्लास मेरे लिए क्या है? यूनिवर्स। अगर यही बात हम क्लास में जाके भी कर सकते तो वही बता सकते हैं। पूरे स्कूल की बात करता हूँ तो पूरे स्कूल में, अपने स्कूल में 2000 बच्चे, 2000 क्या बच्चे हैं हमारे लिए? हमारे लिए यूनिवर्स है। और उस यूनिवर्स में कुछ क्लासेस की हम पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ क्लासेस के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? सैम्पलिंग कहलाती है। तो लेवल बढ़ता रहता है, माइक्रो एंड मैक्रो, इन दो कंडीशन को आप समझ लीजिए। माइक्रो इन स्मॉल लेवल, मैक्रो इन हाई लेवल, इस बारे में बात करते हैं। तो वो सैम्पलिंग जो है हम किन किन मेथड से कलेक्ट करते हैं? भाई कुछ तो मेथड होगी, उठा के मैंने बोला कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। उसका कोई मेथड होता है, कोई सैम्पलिंग होती है, उसकी कोई बात होती है। ओके, तो कौन सी है? दो तरह की सैम्पलिंग, दो तरह की मेथड्स कलेक्ट करना है। Okay, so sampling implies the selection of few items from the given group. They are called sample. Sample की definition फिर से बता रहा हूँ। Sampling implies, लिख लो अगर लिखना हो तो, फिर से बता रहा हूँ। Sampling implies the selection of few items from the given group. They are called sample. They are true representative unit. वो क्या करता है? अपने को रिप्रेजेंट करता है उस ग्रुप को। Detail information is collected from the sample to obtain accurate result. अब इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन उस जो पर्सन मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसका रिजल्ट लगभग एक्यूरेट होता है। The investigator can predict and generalize the behavior of the group on the basis of sample study. जैसे देखिए blood group test. The accuracy sampling is based upon two important laws. Law statistical regular point, जैसे blood group चेक करना, तो एक जैसा जितने भी अभी ए वाले ब्लड ग्रुप, बी वाले ब्लड ग्रुप को हम 100 ए वाले 100 ए ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट हैं, तो उसमें से कोई भी 10 स्टूडेंट ले और ब्लड का अगर स्टडी करना है
तो खून की जांच करने में 10 स्टूडेंट भी काफ़ी है, 100 स्टूडेंट भी काफ़ी है, क्योंकि सभी का ग्रुप क्या है, यही है। तो उसमें से मुझे 100 नहीं करने की जरूरत है, 10 ही करने की जरूरत है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे चावल होता है, तो चावल का पूरा अपन चावल अगर पकाने के लिए डाले या उसको कुक करने के लिए डाला है हमने, तो चावल अगर जो खासकर जो चावल होता है उसको आप कुक कर रहे हो, उसको पका रहे हो, तो आप उसको पूरा ही चेक करोगे कि हर दाना दाना नहीं, उसमें से 4-5 दाने उठाओगे, आप चेक करोगे, उसमें बोलोगे हाँ यार अच्छा हो गया, ये बन गया। तो ये सैम्पलिंग मेथड है। ऐसे 2 तरह की मेथड है, एक सैम्पलिंग और एक होता है रैंडम, दूसरी होता है नॉन रैंडम। A method of sampling in the which every atom of universe the equal chances of being selected to sample is called random sampling. A method of sampling in which and every atom of universe has equal chance of being selected in this sample is called random sampling. क्या होता है कि हर एक पर्सन को उसमें चॉइस होने का संधि मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। मान लो क्लास में चॉइस करना, तो मैंने क्या कर दिया, एक डब्बे में पूरे बच्चों के नंबर लिख के एक डब्बे में लॉटरी की तरह डाल दिया। लॉटरी ऐसा पूरा डब्बा मूव करके उसमें सामने पैक करके और 1-2 बच्चों को बुलाया गया। तो उस डब्बे में जितने भी नंबर की जो चिट पड़ी है, उस चिट में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो सबके लिए रैंडम तरीके से सबके लिए चांस मिलता है सिलेक्ट होने का, लेकिन वो सभी सिलेक्ट नहीं है। अब डब्बे में अगर उसका नंबर मालूम नहीं ना किसका नंबर आएगा, आप देखते हो कभी किसी को, भाई देखते हैं कौन का किसका नंबर आता है, तो आप उसमें सारे डब्बे में नाम डाल के उसमें देखते हो और फिर 2 बच्चों को बुला के उसमें चिट निकालते हो। तो इसमें सभी को चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता। सैम्पलिंग इन विच एवरी आइटम द यूनिवर्स डज नॉट हैव इक्वल चांस बीइंग सिलेक्टेड सैंपल इज कॉल्ड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें नॉन रैंडम सैम्पलिंग में कि सैंपल आर सिलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर बायस ऑफ पर्पस ऑफ डाटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बायस मेरा पर्पसिव डाटा कह सकते हैं आप उसको। पर्पसिव का मतलब क्या होता है कि मुझे गरीबी हटाना है, तो मैं गरीबों की पढ़ाई करूँगा, अमीरों की नहीं करूँगा। मुझे अगर किसी कंपनी की पर्टिकुलर स्टडी करनी है, तो उस कंपनी का ही सिलेक्ट करूँगा, बाकी कंपनियों को मैं टेस्ट नहीं करूँगा। अगर मुझे किसी फार्मर की स्टडी करनी है, तो मुझे लेबर, लैंडलेस लेबर, अदर पॉवर्टी, अनब्रिटिश, जो भी ये लोग हैं उनके बारे में मैं सोचूंगा नहीं, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, उसी टॉपिक को लेकर है जहाँ से मुझे पढ़ाई करनी है। अगर मान लो कि मैं फार्मर की स्टडी कर रहा हूँ, तो बाकी 1000 लोग जो आते हैं उसकी स्टडी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो उसमें नहीं आते, फार्मिंग में नहीं आते। कोई मेथड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ा दुकान डाल के रखा है, तो वो फार्मिंग में नहीं आता, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, निगलेक्ट करना पड़ता है। तो पर्पजिव सिलेक्शन ऑफ द डाटा, पर्पस होता है, क्या होता है डेफिनेशन, सिंपली when the sample are selected by investigator on the bias of the purpose of quota, it is called deliberate sampling or अनरैंडम या नॉन रैंडम सैम्पलिंग कह सकते हो। और इसे पर्पजिव सैम्पलिंग भी कहा जा सकता है। अब सिलेक्शन डिपेंड अपॉन द जजमेंट, और ये सिलेक्शन किस आधार पर होता है, आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, आपकी स्टडी का जजमेंट क्या है, इसके ऊपर उस सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है। तो उसको हम कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। टेक्निक ऑफ मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग हम वही पढ़ रहे हैं। पर्पजिव सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड मिक्स सैम्पलिंग। देखिए, a method of sampling in which investigator himself choose the sample atom according to opinion just selected or represent whole universe is a purposive sampling। मुझे कॉमर्स फैकल्टी की पढ़ाई करनी है, तो मैं साइंस और आर्ट फैकल्टी के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मेरा पर्पस वही है। जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है
और पर्पजियो बोथ आर द कॉमन कॉन्सेप्ट, वो भी एक पर्पजिव सैम्पलिंग का माना जाता है और ये भी एक पर्पजिव सैम्पलिंग माना जाता है। नॉन रैंडम में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसको क्या होता है कि लॉटरी मेथड, ट्रिपल सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इट्स कैन बी यूज्ड टू साइज ऑफ पॉपुलेशन इन लार्ज। वो थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है पर्पजिव में। जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, रैंडम और नॉन रैंडम में थोड़ा सा अंतर। रैंडम में, नॉन रैंडम में आपको सिलेक्टिव करना पड़ता है और नॉन रैंडम में आपको सिलेक्टिव नहीं करना पड़ता। आपको लॉटरी मेथड, ट्रिपली मेथड, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, नंबर मेथड इस्तेमाल करते हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एक को डायरेक्ट और एक नॉन डायरेक्ट, मतलब रैंडम में डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता, उसके इनडायरेक्टली उसके नाम की चिट्ठियाँ निकाल के लॉटरी, ट्रिपली मेथड, ट्रिपली नंबर ऑफ टेबल, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, लॉटरी मेथड, ये सारी चीज़ें हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और नॉन रैंडम में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको पर्पजिव इंटेंशन के थ्रू हम उसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, स्ट्रैटिफाइड ऑफ द मिक्स सैम्पलिंग, अ मेथड ऑफ sampling involves selection of atom its different characteristics such as entire population is represented by selected item is different stratum is called of stratified or mixed sampling, a method of sampling। अब मुझे बताओ mixed sampling क्या होता है। मैंने बीपीएल, बिलो पावर्टी लाइन लोगों की पढ़ाई करनी चाहिए और मैंने जाना कि भाई बीपीएल लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द फेस प्रॉब्लम ऑफ बीपीएल, बिलो पावर्टी लाइन पीपल एंड व्हाट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। मैं उनकी पढ़ाई कर रहा हूँ और उनका सॉल्यूशन क्या है, मैंने पर्टिकुलर टॉपिक चॉइस किया है। अब मैंने क्या कर दिया, उसमें अब बीपीएल में एक ही कास्ट के लोग नहीं आते हैं, सभी प्रकार के कास्ट आती है। जैसे मैंने उसको मिक्स सैम्पलिंग में क्या कि मेल एंड फीमेल दोनों की पढ़ाई करने की कोशिश की, या SC ST OBC अदर कास्ट, इन 4 कास्ट को मैंने मिक्स कर दिया। तो मैंने कोई पर्टिकुलर कास्ट को चॉइस नहीं किया, तो मैंने 4 कास्ट को मिला के उसकी कंपैरेटिव स्टडी की। बात समझ में आ रही है, कंपैरेटिव स्टडी कैसे, SC ST OBC जनरल कैटेगरी, मेल फीमेल एंड स्टूडेंट, मेल फीमेल और स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, इन 4 कैटेगरीज को मैंने कंपैरेटिव करके उनके बाद में कंपैरेटिव स्टडी करके मैंने कोई कंक्लूजन निकालने की कोशिश की है, तो वो कहलाती है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। टेक्निक ऑफ मेथड ऑफ सैम्पलिंग, क्योटा सैम्पलिंग क्या होता है, कभी कभी क्योटा, अ मेथड ऑफ सिंपली अ मेथड ऑफ selecting sample atom of population is divided into different groups according to different characteristics of the population is called of Kyoto sampling. A method of selecting sample, a method of selecting sample atom from the population that divided into different group according to different characteristics of the population is called of Kyoto sampling. Kyoto sampling का बात समझ में आ रही है। मुझे 3 सेक्टर लिए, मैंने क्या कर दिया, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप। प्राइमरी सेक्टर के कुछ लोग लिए जो खेती, मछली मार जो भी करते बिजनेस, जो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड, जो ऑलरेडी आपने सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10 में सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। फर्स्ट सम क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, 4 सेक्टर मैंने लिए और 4 सेक्टर से मैंने कुछ सैंपल लिए, तो उसकी स्टडी मैंने एक साथ क्या किया है, 4 सेक्टर लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड
सर्विस एंड फॉरेन सेक्टर, मैंने 4 लिया और सिलेक्ट किया, उससे कुछ सैंपल सिलेक्ट किए पॉपुलेशन और उसको पार्ट में डिवाइड किया इनटू डिफरेंट पार्ट। उसमें मैंने एज वाइज क्राइटेरिया किया कि भाई इस एज में कितने लोग काम करते हैं, इस सेक्टर में काम करते हैं, इस सेक्टर में कितने काम करते हैं, कितने लोगों को परमानेंट जॉब मिला है, कितने लोगों को परमानेंट जॉब नहीं मिला है, कितने लोगों के पास प्रॉपर्टी है, कितने लोगों के पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, कितने लोगों के पास फार्मिंग है, कितने लोगों के पास फार्मिंग नहीं है। इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने उसको क्या कर दिया है, डिवाइडेड किया। तो मैंने क्या कर दिया, कोटा सेलेक्ट किया कि भाई सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर से 25% लूँगा, सेकेंडरी से 25% लूँगा, टर्शरी या सर्विस सेक्टर से 25% और फॉरेन सेक्टर से 25% तो मिला के वो 100%। तो मैंने क्या कर दिया, उसका कोटा डिक्लेयर किया कि भाई आपको 25%, इसको 25%। जैसे आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से क्या होता है कि एक कोटा डिक्लेयर होता है कि भाई SC ST के लिए इतना, OBC के लिए इतना, जनरल के लिए इतना। तो इसे क्या कहते हैं, कोटा सैम्पलिंग। एक पर्टिकुलर पार्ट उसको डिवाइड किया जाता है, बाकी लोगों को दिया जाता है। तो ये डिसाइडेड करना है टॉपिक, उसे कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग which is the simple is selected as per of convenience in the investigator. It is called of convenience sampling. For example, a collect data in income from earning capacity of the poor people. An investigator may be conduct the research at the place this is near to this residence. Such types of sampling is called of convenience sampling. A method of, सिंपली बात है, convenience sampling, a method of sampling in which the sample is selected as per convenience of the investigator is called of convenience sampling. For example, to collect data on income earning capacity of the poor people, the investigator may be conduct his research at the place that near to resident. Such type of sampling is called of convenience sampling. मुझे बताओ, अगर मुझे PhD करनी है, आपको कुछ ऐसा रिसर्च करना, तो आपने क्या कर दिया, आपने अपने एरिया चॉइस किया अपने मन मर्जी से। मतलब आपको नहीं दिया कि आपको बोला गया मेरे गली में, मेरी इस जावरा में करूँगा, मैं मुंबई, नागपुर या कहीं और, भोपाल, रतलाम, कहीं और जाके नहीं करना चाहता। तो ये क्या हुआ कि आपने गरीब पीपल की अर्निंग सोर्सेस को फाइंड आउट करने की बात कही है ना, जैसे पुअर पीपल, इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पुअर पीपल, और इसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो आपने अपने पास वाला ही एरिया चॉइस किया, तो उसको क्या कहते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मुझे दूर नहीं जाना है, मुझे यहीं पे सिलेक्ट करके मुझे अपनी, मतलब इन्वेस्टिगेटर या आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई एरिया चॉइस करते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार as your convenient possibility to select this area it is called of sampling convenience. कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने कन्वीनियंस किया, कन्वीनियंट किया कि मुझे इस एरिया में करना है, आप इसी एरिया में शुरू कर देते हो, तो वो होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एरर क्या होता है देखते हैं। अभी इतना सैंपल हमने देखे 5 मेथड पर, उसमें कुछ एरर्स आते हैं, तो कौन से एरर्स देखो। दिस आर रेफर those errors are due to size of nature and sample selected. सबसे पहला रेफर, these are refer to those error that arise due to size or nature of the sample selected. क्या होता है कि जैसे मैंने 100 आपने मान लिया, एक सिंपल बता रहा हूँ कि आपने बोला है कि भाई हमारे एरिया में 100 लोग पुअर हैं, और आपने एक्चुअल जब सर्वे किया तो आपको मिला कि 40 ही लोग आपके एरिया में पुअर है, बाकी है नहीं। तो आपने 100 इमेजिन किया था
मेरे इसमें अंजम्पशंस किया था कि भाई मेरी एरिया में 100 लोग पुअर हो सकते हैं, और आपने सैंपल को सर्वे किया, सैंपल 100 मान के सर्वे किया और एक्चुअल सर्वे 40 निकला, तो 60 क्या है, सैम्पलिंग एरर है। आपने 100 डिसाइड किया और एक्चुअल निकला 40, या आपने ये डिसाइड किया कि भाई मेरे एरिया में 10 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, और आपने वो एक्चुअल सर्वे जाके किया और आपको मिला वहाँ पे तो 20 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब आपने अंजम्पशन किया, आपने अंजम्पशन 20 का किया था, लेकिन एक्चुअल 10 निकले, तो ये भी एक सैम्पलिंग एरर है। तो उसको क्या, साइज और नेचर के ऊपर भी उनका सैम्पलिंग एरर डिक्लेयर होता है। सच एरर एम्पल्स टू ड्यू ऑफ दिस एवरेज दिस divergence of between estimated and actual value of parameter and small size of population. एक्चुअल पैरामीटर और स्मॉल साइज, एक्चुअल क्या होता है कि आपने बोला है कि भाई मैं जिस एरिया में जाता हूँ उस एरिया में 100 लोगों के घर में नल फैसिलिटी जो हमारी महानगर पालिका प्रोवाइडेड करती है, वाटर फैसिलिटी थ्रू बाय जो कनेक्शंस होता है नल का, उसके बाद तो आपने डिसाइड किया कि मेरे गली में तो सबके पास सैंपल, सबके पास आ गए नल, और आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया और आपको पता चला यार सबके पास तो है ही नहीं, जब महानगर पालिका कह रही है कि सबको दिया है, यहाँ तो सबको दिया ही नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम हम अराइज करते हैं, सामने करते थे, जैसे आपको रोड बनाया गया, रोड में लिखा है कि 10 करोड़ में रोड बना, 10 लाख में रोड बनाया गया, और एक्चुअल जब आप रोड पे घूमना शुरू कर दे तो आपको लगता है अरे यार यहाँ तो 10 करोड़ तो खर्च हुए ही नहीं, ये तो रोड बना ही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क माइंड में चलता है ना, ये क्या होता है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्सपेक्ट से कम या ज़्यादा होता है, तो हम उसको एरर कहते हैं। एरर डाइवर्जेंस बिटवीन एस्टिमेटेड ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड सैंपल वैल्यू, इस दोनों का डिफरेंस मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरर टू पर्सनल बायस, मिनी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, मिसकैलकुलेशन, कभी कभी कैलकुलेशन भी हमारा गलत हो जाता है, टोटल में परसेंटेज निकाल रहे हो और बाद में 600 आने की बजाय 800 टोटल कर दिया, और उसकी एक्चुअल वैल्यू 600 है, 600 है, आपने 800 कर दिया, तो उसके आने वाले जो नंबर्स इसका जो कंक्लूजन है वो गलत निकलेंगे, तो वो भी एक सैम्पलिंग एरर माना जाता है। नॉन सैम्पलिंग एरर्स में खासकर इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि एरर्स ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ रिस्पॉन्स, एरर ऑफ मिसरिपिटेशन, एरर ऑफ कैलकुलेशन, एरर ऑफ सैम्पलिंग बायस। नॉन सैम्पलिंग एरर्स में क्या होता है कि द मोर सीरियस द सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर विद द minimized by the increasing size of the small sample so that difference between actual and estimated value is reduced. But the non-sampling error are different to rectify it would be required selection of this new sample and conducting a fresh survey. Thus non-sampling error are more serious than sampling error. क्या होता है कि non-sampling error एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज इंक्रीजिंग द स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल सो दैट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एस्टिमेटेड वैल्यूज रिड्यूस। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो 10 सैंपल लिए हैं वो सैंपल से जो आने वाले निष्कर्ष है वो सभी के सैंपल के लिए कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं कि भाई हमने वो किया वो नहीं बना, तो ये एक बहुत सीरियस मैटर बन जाता है। बाद में उसी सैंपल के आधार पर कोई अगर प्लान बनता है तो हज़ारों लोग उस प्लान से नुकसान हो जाता है, तो ये एक नॉन सैम्पलिंग एरर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग मेथड और सेंसस मेथड, क्या होता है एडवांटेज? सेंसस मेथड आपको डाटा प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर लेस टाइम एनर्जी, कॉस्ट इफिशिएंट है, probability of non-sampling error in low as it involves smaller sample size and more efficient of involve small item of immunators that will easily train will be the supervised. क्या होता है कि जो सेंसस कलेक्ट करने वाले जो एमिनेटर्स होते हैं वो काफ़ी ट्रेन होते हैं, क्या उसको पूरी तरह से जानकारी दी जाती है और इसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो रिलायबल मानी जाती है।
आज भी हम बोलते हैं कि हमारे देश में 135 करोड़ आबादी है, तो 135 करोड़ आबादी का मतलब क्या होता है कि वो इम्यूनेटर हम विश्वास करते हैं उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने वो सेंसस में डाटा कलेक्ट किया, वो रियल डाटा मान जाता है। तो इस तरीके से हमने आज एक पूरा चैप्टर हमने 3 पार्ट में देखा। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, डिफरेंस बिटवीन, then methods of collecting primary data, then characteristics of good questionnaire, collection of secondary data, types of sources of the secondary data, 2 important sources of secondary data, universe, samples, types of survey, census method, sampling method, technique of sampling, non-sampling error, और एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग मेथड और सेंसस मेथड। इन तमाम चीज़ों को हमने चैप्टर के थ्रू देखा है, लर्न किया है, अच्छे से समझ लो, पढ़ लो और उसको लर्न करो, और ये नोट्स अपने नोटबुक में नोट करो, तभी जाके वो सारी चीज़ें आपको बार बार सुनना, और जहाँ भी नहीं समझ में आए उसको बार बार सुनिए और लर्न कीजिए।